Dear students, I hope that you will be well. और मैं यह समझ रहा हूँ कि तुम लोग अपना नोट्स बना रहे होगे, जो कल मैंने दिया था उसको फेयर कॉपी पे लिखे होगे और समझे भी होगे। जो कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने बताया है कि आप हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं या इस जो लिंक है उस पर डाल सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मेन, एक जो एक्सीलरेशन कल बताया था मैंने, से एक पॉइंट छूट गया था रिटार्डेशन का, और ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे बनाया जाता है, और आपके कोर्स में ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे जो क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आज जो है हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका, फर्स्ट आपका है रिटार्डेशन। तो कल मैंने आपको एक्सीलरेशन बताया था कि एक्सीलरेशन, द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, चेंज ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू द टाइम। यहीं पर आपका एक वर्ड और आता है एक्सीलरेशन से अपोजिट, रिटार्डेशन। तो क्या दिया है कि निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी बढ़ाना, रिटार्डेशन यानी स्पीड को कम करना। If the velocity of body is decreasing with respect to time, the acceleration is said to be negative. आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो दैट इज रिटार्डेशन। जैसे आपको एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल डिक्रीजेज विथ ब्रेक इज अप्लाइड। जब गाड़ी पर जो है ब्रेक लगाया जाता है तो वेलोसिटी उसकी कम होती है। या जब एरोप्लेन नीचे लैंडिंग करता है, व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑफ, या ट्रेन रीचिंग एट द स्टेशन ब्रेक लगाता है, तो ये सब क्या आपको रिटार्डेशन में आता है, दैट इज अपोजिट टू द एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन का भी फार्मूला होता है, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। रिटार्डेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। रिटार्डेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का भी जो था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ध्यान दीजिए। मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन का भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी जो कि कल मैंने नहीं बताई थी। जो नई चीज़ बताना था आपको वो है ग्राफ्स ऑफ मोशन। ग्राफ्स ऑफ मोशन का मतलब ये है, आपने मैथ्स में तो बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, 6 में भी बनाए हैं, 7th में भी बनाए हैं, 8th में भी बनाए हैं, 9th में फिजिक्स में भी आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कि मोशन से रिलेटेड है। तो क्या कहता है ग्राफ कि ऑन वे टू शो द डाटा इन ए डाटा टेबल। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो दी जाती है उसको हम डाटा कहते हैं, उसको हम एक टेबल में बना लेते हैं, और उसके बाद यू कैन आल्सो शो इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। पिक्चर बना करके ग्राफ के द्वारा हम उसको शो करते हैं। ग्राफ पिक्चर ऑफ योर डाटा इज नोन एज द ग्राफ, जो कि आपको ग्राफ में बनाना पड़ता है। बार ग्राफ आपने बनाया है पिछली क्लास में मैथ्स में, ठीक है। तो क्या बनाया है, किस लिए बनाया था कि इट
is used to show the relative size of data. Bars drawn proportional to the data may be horizontal और vertical. हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। और आपने इसी से रिलेटेड छोटी क्लास में पिक्टोग्राफ भी बनाया होगा, तो पिक्टोग्राफ के बाद बार ग्राफ आता है। तो ये है आपका बार ग्राफ। क्या है या इसको ध्यान बनाते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? इन कंस्ट्रक्टिंग बार ग्राफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर सजेस्टेड, ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट जैसे दिया है, राइट द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द बार ग्राफ इंडिकेटिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसका एक टाइटल दिया जाता है ना। नीचे एक टाइटल लिखा रहता है कि इसके लिए आप बार ग्राफ बना रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? लेवल द बोथ एक्सिस, एक्स और वाई दोनों एक्सिस बनाना पड़ता है। फॉर डबल और मल्टीपल बार ग्राफ यूज लेंथ टू द आइडेंटिफाई बार्स, द 0 पॉइंट होल्ड बी क्लियरली इंडिकेटेड। कहने का मतलब क्या है कि यह बार ग्राफ जो होता है वो एक ही चीज़ पे दो, जैसे आपने मैथ्स में दो ग्राफ एक साथ बनाए हैं एक ही ग्राफ पेपर पर, तो वैसा भी बनाया जा सकता है। और एक्स वाई जो यहाँ पर काटते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, उसको 0 पॉइंट भी कहा जाता है। वो क्लियर बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है, बार मस्ट बी proportional to the quantity they are representing. The width of the bar must be equal. मतलब कि जैसे दो जो एक्स और वाई एक्सिस पर जो भी आप क्वांटिटी लेंगे उनके बीच में एक रिलेशन होता है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उनके बीच में एक सीधा संबंध होता है। जैसे आगे हम देखेंगे इसको कि दोनों के बीच में टाइम है, डिस्टेंस है, तो दोनों कितने समय में कितना डिस्टेंस लिया वो फिक्स रहता है। और हर बार ग्राफ की चौड़ाई बराबर लेना चाहिए। सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सबका 1 ही सेंटीमीटर रहेगा, बराबर विथ बराबर होना चाहिए। फोर्थ जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि देयर मस्ट बी यूनिफॉर्म स्पेस बिटवीन द बार्स। दो बार्स के बीच में, चाहे हॉरिजेंटली ड्रॉ किया है चाहे वर्टिकली ड्रॉ किया है, दोनों के बीच में जो स्पेस है वो बराबर आना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है, इफ नेसेसरी हाइट सोर्स एंड फुट डेट्स। मतलब कहने का क्या है कि फुट नोट्स द नेसेसरी हाइट सोर्सेज एंड फुट नोट्स, जो जरूरी चीज़ें होती हैं उनका एक प्रॉपर अपना हाइट दिखाएगा उसमें, और नीचे का सिरा भी एक लेवल में आना चाहिए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो बार ग्राफ बनाते समय ध्यान देना चाहिए। और बार ग्राफ हमको क्या देता है, ध्यान दीजिए, हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे दिया है कि 4 स्टेप्स टू मेक ए बार, बनाया हमने कैसे, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी से संबंधित कुछ और जानकारी है कि जैसे स्टेप फर्स्ट दिया है, चूज विच विल बी द डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्स और वाई जो होता है वह डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल गोज ऑन द वाई एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल गोज ऑन द एक्स एक्सिस। ये जनरली ऐसा लिया जाता है कि एक के ऊपर दूसरा निर्भर रहता है, तो उन्होंने कहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। जैसे फिक्स हो जाता है वो एक्स पर। सेकेंड स्टेप में दिया है, मेक ए स्केल फॉर ईच एक्सिस बाई काउंटिंग बॉक्सेज ऑफ फिट योर लार्जेस्ट वैल्यू काउंटेड बाई मल्टीपल ऑफ द 1 to 5। मतलब कहने का क्या है, जैसे 100,000 ज़्यादा वैल्यू आती है तो उसको शॉर्टेज किया जाता है। तो शॉर्टेज तो 10 का 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, जैसे 100 है तो 10 का मल्टीपल भी बन सकता है, 5 का भी मल्टीपल बन सकता है,
20 का भी मल्टीपल बन सकता है। इस तरीके से उसको सॉर्ट कर लिया जाता है और लिख देते हैं उस पर कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हमने वो क्वांटिटी ली गई है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। उसके बाद थर्ड स्टेप में दिया है प्लॉट ईच पॉइंट बाय फाइंडिंग द एक्स वैल्यू एंड ड्राइंग ए लाइन अपवर्ड अंटिल यू गेट टू द राइट वाई वैल्यू। मतलब जो एक्स वैल्यू लिया हुआ है एक्स पर, वो वाई वैल्यू के साथ उसका फिक्स पॉइंट होना चाहिए, दोनों का पॉइंट फिक्स दिखना चाहिए। और फोर्थ स्टेप में क्या है, ड्रॉ द स्मूथ कर्व दैट शोज द पैटर्न ऑफ द पॉइंट, डू नॉट जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। मतलब हमको लाइन जो है बिल्कुल शार्प पेंसिल से, अगर ग्राफ पर बनाते हैं तो ग्राफ की आप पेपर देखे हुए हैं, बिल्कुल छोटी पतली पतली लाइनें हैं, तो बिल्कुल एक शार्प पेंसिल से और स्मूथ कर्व बनना चाहिए और बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, चाहे एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर। तो ये कुछ आपको सावधानियां दी गई हैं कि आपको इस तरीके से बनाना चाहिए। ये स्टेप्स लिखने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद ये बार ग्राफ जो दो दो आप एक्सिस ले रहे हैं, ये आपको क्या शो करते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, ये दिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एक्स और वाई एक्सिस पर जो भी हम लेंगे वो कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे एक्स और वाई के बीच से जो लाइन जा रही है, दिस ग्राफ शोज ए डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप as the value of x as increasing as the value of y also increases। ये जो बाइसेट करके आगे की तरफ सीधी लाइन जो जा रही है, वो दिख रहा है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, y का मान भी आपका बढ़ रहा है। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। सेकेंड जो राइट साइड में दिया है, दिस ग्राफ शोज डायरेक्ट नॉन लीनियर रिलेशनशिप द कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये कर्व में जा रहा है, जो राइट साइड में जो कर्व बना हुआ है वो देखेंगे कि दैट इज द नॉन लीनियर, इसको नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये बताता है ग्राफ में कि डायरेक्ट नॉन लीनियर रिलेशनशिप है दोनों में। उसके बाद नीचे जो फर्स्ट के नीचे है वो क्या बता रहा है, बिल्कुल जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींची गई है। तो ग्राफ शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप एज एक्स इंक्रीजेज वाई डिक्रीजेज। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्स जब बढ़ रहा है तो वाई की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, ये बताता है आपको। और जो लास्ट है वो बता रहा है कि दिस ग्राफ शोज एन इनवर्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप। नॉन लीनियर, एक तो कर्व है तो नॉन लीनियर हो गया, और द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेज क्विकली एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज। ये क्या बता रहा है कि जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू तेजी के साथ कम हो रही है, मतलब ज़्यादा कम हो रही है। तो ये कुछ लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप आपको दिया गया है कि आप जो ग्राफ बनाएंगे उससे क्या रिजल्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट दिया हुआ है आपकी बुक में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एक सिंपल पोजीशन का मतलब बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने समय बदलने के साथ स्थान बदलता है तो उसको हम पोजीशन कहते हैं, और जो समय लेता है उसको टाइम कहते हैं। तो पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, बताया गया है कि मोशन ग्राफ आर एन इम्पोर्टेंट टूल यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन, स्पीड एंड टाइम। आप इन सब के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो अलग अलग ग्राफ देखेंगे आगे आप कि पोजीशन, टाइम, स्पीड, टाइम के बीच में ग्राफ। जैसे ग्राफ शो द रिलेशनशिप किसके लिए, पहला देखो ग्राफ बना के दिया हुआ है टाइम और पोजीशन को। तो देखो यहाँ पर क्या ग्राफ है, ये टाइटल इसका क्या है कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, बाकायदा दिया हुआ है एस, यानी सेकंड में मेजर करेंगे, और वाई एक्सिस पर पोजीशन दिया है जो कि मीटर में मेजर करेंगे। एक्सिस पर जैसे ब्लॉक बना के दिया है
10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, और वाई एक्सिस पर 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर। तो जैसे 10 सेकेंड में कितने मीटर गया है, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं 50 मीटर। इसी तरीके से 20 सेकेंड में 100 मीटर। तो ये क्या बता रहा है कि ये गुड वे टू शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज टू यूज टू ग्राफ। ग्राफ जो होता है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में आसानी से समझने के लिए बनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंस बता रहे हैं ग्राफ का, क्या इम्पोर्टेंस है। और दूसरी चीज़ क्या बताता है कि ये ग्राफ मेक्स इट इजी टू सी द इफ द चेंज इन वन वेरिएबल काजेज चेंज इन द अदर वेरिएबल द इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि पढ़ना नहीं पड़ता है इसमें ज़्यादा, सीधे सीधे देख करके, ग्राफ को देख करके ही डायरेक्ट आप किसी चीज़ के डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। तो ये ग्राफ दो चीज़ें बताता है, एक तो रिलेशनशिप बताता है और दूसरा क्विक रिजल्ट आप भी निकाल सकते हैं। तो मुख्यतः ये दो इम्पोर्टेंस है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। जैसे फर्स्ट आपका है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो क्या दे रहा है, जैसे टाइम यहाँ भी सेकंड में लिया है, पोजीशन मीटर में लिया है। टाइम के लिए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, पोजीशन के लिए 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर। द ग्राफ डाटा यू पुट द पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस, मतलब जो पॉइंट हैं वो वाई एक्सिस पर शो किया गया है। टाइम गोज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, टाइम जो है एक्स एक्सिस पर दिया गया है। डाटा आर प्लॉटेड बिटवीन एक्स और वाई, देख करके आप आसानी से बता सकते हैं कि ये डाटा जो है आपके क्या बता रहे हैं, एक्स, टाइम और पोजीशन के बीच में रिलेशन। क्लियर? कैसे बताया जाता है, जैसे दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड ऑलवेज क्रिएट्स ए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दैट इज स्ट्रेट लाइन। क्या बता रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है। टाइम देखिए 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में। तो ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ को शो कर रहा है और यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है। लाइन एक्स एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान रखिएगा। तो ये कांस्टेंट स्पीड को बता रहा है। कैसे? जैसे 2 सेकेंड में कितना मीटर पर सेकेंड जा रहा है, 1 ही मीटर जा रहा है। 4 सेकेंड में भी 1 ही मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। मतलब 8 सेकेंड में भी 1 ही मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज शो द कांस्टेंट स्पीड दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। उसके बाद जो दूसरा ग्राफ दे रहा है कि द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हैज पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ भी दो रनर आपको दिखाया गया है, एक ब्लू कलर से लाइन दिख रही है, एक रेड कलर की लाइन दिख रही है। तो रेड कलर की लाइन देखेंगे कि थोड़ा पीछे है और ब्लू कलर की लाइन ऊपर है। तो इस ग्राफ को देख करके वैसे भी आप बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है, कौन सा रनर जो है ज़्यादा तेज चल रहा है। जो तेज चल रहा है वो आगे है, जो ऊपर की लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर से, वो उसकी स्पीड ज़्यादा है। अब है आपका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या बताता है कि दीज ग्राफ इज शो द सेम इवेंट एंड व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस। क्या नोटिस कर रहे हैं आप कि कौन तेज चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है। जैसे पहले वाले ग्राफ में दोनों का तो अलग अलग है, लेकिन जो सेकंड ग्राफ दे रहा है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आपको कांस्टेंट दिखा रहा है कि दोनों एक जैसे, दोनों रनर जो है एक जैसे स्पीड से चल रहे हैं। जैसे 20 सेकेंड में जो रेड कलर का रनर है वो कहाँ पहुँच रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। 40 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कांस्टेंट, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो ब्लू कलर की लाइन है वो क्या दिखा रही है, 20 सेकेंड में कहाँ पर है, 5 मीटर पर सेकेंड से है। इसी तरीके से 40 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो मतलब ये दूसरा वाला जो ग्राफ है वो बता रहा है कि हर समय
उनकी स्पीड कांस्टेंट है, और दूसरा वाला फर्स्ट जो बता रहा था उसमें उसका अलग अलग है, चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ को ये सोच कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट ग्राफ है आपका स्पीड वर्सेस टाइम एंड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, दोनों अलग अलग, ध्यान स्पीड और पोजीशन को शो कर रहा है। तो यहाँ भी देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है पहला ग्राफ, और दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस मतलब टाइम और पोजीशन को बाइसेक्ट करता हुआ सीधा लाइन जा रहा है। तो जो टाइम एक्सिस के पैरेलल जो है फर्स्ट जो है वो जैसे बताया मैंने कि उसकी स्पीड कैसी है पिछले पिक्चर में भी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, और जो यहाँ पर भी टाइम और पोजीशन बता रहे हैं कि टाइम और पोजीशन के बीच में जो ग्राफ है वो बिल्कुल कांस्टेंट है लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रूप में है लेकिन इंक्रीज कर रहा है, पहले वाले में इंक्रीज नहीं कर रहा है। जैसे टाइम जैसे 5 सेकेंड का दिया हुआ है, 5 सेकेंड 1 सेकेंड का भी आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड में पोजीशन बढ़ी, 2 सेकेंड में बढ़ गई है, 3 सेकेंड में, इस तरीके से 5 सेकेंड में 5 मीटर गया है, देख सकते हैं आप, है ना, जाओ दोनों लाइनें जहाँ क्रॉस कर रही, 10 सेकेंड में 10 मीटर गया है। तो टाइम और पोजीशन के बीच में एक कांस्टेंट रिलेशन है लेकिन इंक्रीजिंग रिलेशन है, और जो फर्स्ट है आपका टाइम और स्पीड के बीच में है जिसका स्पीड कांस्टेंट है। तो ये दोनों ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं कि कैसे स्पीड और टाइम और पोजीशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन के लिए ग्राफ के ऊपर जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैन आल्सो यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड। जितना ग्राफ पर एक्स और वाई के बीच में एरिया कवर करता है वो उसकी स्पीड डिस्टेंस एक्वायर्ड को शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को भी शो करता है और डिस्टेंस को भी शो करता है। जितना एरिया जैसे दिया हुआ है, सेकेंड वाला जो ग्राफ है फर्स्ट में उसने उसी चीज़ को सेकेंड में दिया है कि जैसे 60 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड गया है तो एक्स एक्सिस पर आ गया 60 सेकेंड, वाई एक्सिस पर 5 सेकेंड। तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया के द्वारा हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ के ऊपर जितना एरिया कवर करेगा उतना ही उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर स्पीड के जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो ये क्या जाएगा, अरे स्पीड इनटू टाइम है तो डिस्टेंस हो गया, और वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आप ग्राफ के द्वारा कैसे शो करेंगे, एरिया जो एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को शो कर रहा है, एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और यहाँ पर जैसे 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 60 इज इक्वल टू 300 मीटर एरिया दिया हुआ है, और वही डिस्टेंस बताता है। वो एरिया के द्वारा हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और जानकारी आपको दे देते हैं फाइंडिंग कैसे डिस्टेंस। जैसे वो तो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा था, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम दिखा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि जितना एरिया कवर करेगा वो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा एरिया कितना कवर कर रहा है, देखो ए ओ सी बी या ए बी सी ओ, है ना, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे इसको, इस तरीके का जब ग्राफ आएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको आप टोटल ट्रेपेजियम के फार्मूले से भी कर सकते हैं या दो पार्ट में इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल बना करके। तो जैसे इसमें दिया है सीधे सीधे उसने ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट।
तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा लिया है, ओ ए और बी सी। ओ ए ग्राफ पर देखिए, ओ ए और बी सी दोनों वर्टिकल लाइन जो है उसका पैरेलल, और हाइट कौन सा लिया है, ओ सी, जो टाइम एक्सिस पर है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके इसमें वैल्यू रख करके आप डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। मैं ये दोनों बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि देखो वेलोसिटी दिया है तो भी यहाँ डिस्टेंस लिखा है, और स्पीड दिया है तो भी, पिछले वाले पिक्चर में उसने स्पीड कहा था, यहाँ भी डिस्टेंस कह रहा है, इस डिस्टेंस कहा था, यहाँ भी डिस्टेंस कह रहा है। लेकिन सिर्फ ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर आप डिस्टेंस कहेंगे तो स्पीड लेना है और डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो वेलोसिटी लेना है, और दोनों को ग्राफ के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया है। अब ये ग्राफ से हम क्या शो करते हैं, और जो हमने पीछे जो डेफिनेशन पढ़ी है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और स्टेशनरी स्पीड, इसके बारे में ये ग्राफ शो कर रहा है। देखिए फर्स्ट ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस मतलब टाइम और डिस्टेंस को बाइसेक्ट करता हुआ सीधी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन है। तो क्या कह रहा है, 2 पॉइंट में मैंने लिखवाया है, आप इसको नोट करेंगे। ग्राफ सब बनाते हुए उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है उसको नोट करेंगे। यहाँ मैंने बाकायदा लिख भी दिया है कि जैसे फर्स्ट वाला जो है आपका क्या बता रहा है, फर्स्ट ग्राफ में 2 बातें हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, the slope of the graph give the speed of the object। पहला कि if an object distance time graph is straight line, the slope of the graph give the speed of the object। slope जो टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो क्या दिखाता है, slope of the graph give the speed of the object। और दूसरी चीज़ क्या बताती है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म, मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है। और दूसरा कर्व लाइन जो है देखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लाइन क्या बता रहा है कि इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज कर्व्ड देन इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, एक समान नहीं है, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। और थर्ड लाइन बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इट इज स्टेशनरी, मतलब वह ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद द टाइम, टाइम के अनुसार वह पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो अब आपका ये तीनों बातों से आप समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्राफ क्या शो कर रहा है। अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला स्लोप, तो उसको क्या समझाना चाह रहा है वो कि द स्टेपनेस ऑफ द लाइन कॉल्ड द स्लोप। कहने का मतलब है कि एक्स और वाई जैसे टाइम एक्सिस और पोजीशन के एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो स्लोप कहलाता है। वो लाइन पूरी लाइन स्लोप, लेकिन जितना एंगल से जाती है वो स्लोप कहलाता है। और इसके द्वारा हम ड्रॉ करके विजुअलाइज ए ट्राइंगल विद द स्लोप ऑफ द हाइपोटेनियस। आगे आप इस ट्राइंगल के द्वारा इसका एरिया फाइंड करेंगे, और साथ में द राइज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। जितना बढ़ता जाएगा वो हाइट के द्वारा, जैसे 5 सेंटीमीटर पर जो रेड लाइन दिख रही है वो हाइट को शो करेगा। और द रन इज इक्वल टू द लेंथ अलोंग द बेस ऑफ द ट्राइंगल, और नीचे जो लाइन रेड कलर की 0 to 5 के बीच में है दैट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो इस तरीके से एरिया डिस्टेंस भी 1/2 बेस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ स्लोप दिखा करके आपको ये बताया है कि ये ग्राफ में जितना एरिया कवर करेगा उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपको अलग अलग दिए हुए हैं, कुछ मैंने शो किया है।
जैसे पहला जो है नॉन मोशन, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। यूनिफॉर्म मोशन पहले भी इसका बनाया जा चुका है ना। यूनिफॉर्म मोशन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, इसको आप रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन डाउन मतलब रिटार्डेशन भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से इन ग्राफ्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से डिस्टेंस, टाइम और स्पीड को, डिस्टेंस को और स्पीड को और साथ में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको जो आज बताया मैंने, ये इनिशियल था, आपको एक बेसिक जानकारी दिया है मैंने, इसको ऐसा कैसा आप नोट करेंगे। इसकी बेस पर कल जब हम बताएंगे 3 इक्वेशन है मोशन के, दैट विल बी फाइंड बाय द ग्राफ। तीनों इक्वेशन ग्राफ के द्वारा कैसे फाइंड किया जाएगा, उस समय इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये बेसिक नहीं बताएंगे, है ना, थोड़ा सा हिंट कर देंगे हम। अभी आप पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं हूँ, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे तो बेसिक नहीं बताया जाएगा। तो यही बातें आप थोड़ा समझ लीजिए कि कौन सा लाइन किधर जा रहा है, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्टेशनरी है, एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन है, जो जो डेफिनेशन पहले आपने लिखा हुआ है। ओके।